अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है इनकम फ्रॉम बिजनेस। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आई कैप इसमें से ऑलमोस्ट हर दफ़ा ही क्वेश्चन पूछ रहा होता है। सो इसको हमने बहुत अच्छे से समझना है और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करनी है। हमने डिफरेंट इनकम की सोर्सेज पढ़ी थी, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी थी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज थी। इसी तरह अगर कोई बंदा इनकम कमा रहा है अपने बिजनेस से तो उसकी जो इनकम आएगी वो क्या कहलाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम है जो आप अपने बिजनेस से कमा रहे होते हो। अच्छा, अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन में बिजनेस का क्या मतलब है? डेफिनेशन कहती है कि बिजनेस में शामिल होंगी, बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, ठीक है, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या कहा गया है? ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन या वोकेशन, तो 5 चीज़ों का जिक्र हुआ है। अब ज़रा इनको थोड़ा सा समझते हैं। कोई भी आदमी अगर बिजनेस कर रहा है तो हो सकता है वो ट्रेड कर रहा हो। ट्रेड का क्या मतलब है? ट्रेड का मतलब ये है कि वो चीज़ें बाय करता होगा और बाद में उसको सेल कर देता होगा। मतलब वो चीज़ें परचेज करता है एज़ सेल करने के लिए, तो ये ट्रेडिंग है। आपने देखे होंगे डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं, जैसे बड़े बड़े मॉल्स हैं, अल फतेह मॉल है, ये चीज़ें खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं, तो ये बेसिकली ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। या आप अगर वेबसाइट्स के काम देखें तो उसमें बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे चीज़ें लोग खरीद के आगे बेच रहे होते हैं, उस पे खुद कोई काम नहीं कर रहे होते, बेसिकली वो लेके आगे बेच रहे होते हैं, तजारत का काम कर रहे होते हैं। तो ये बाय एंड सेल का बिजनेस होता है। फिर हमने कहा कि मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर में क्या होता है कि इसके अंदर आप बाय करते हो रॉ मटेरियल, ठीक है, उसको प्रोसेस करते हो, एक प्रोसेस से गुजारते हो और उसके बाद एक नई चीज़ बना के जो आपकी फिनिश गुड होती है उसको आप सेल करते हो। ठीक है, तो ये क्या काम कहलाता है? ये कहलाता है मैन्युफैक्चर। ये भी एक बिजनेस है। अगर कोई बंदा चीज़ें खरीद के बेच रहा है तो वो भी उसका बिजनेस है। अगर कोई बंदा रॉ मटेरियल खरीद के उससे कोई और चीज़ बना के बेच रहा है तो वो भी उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस ही है। देखिए, हम कहेंगे कोई बंदा जो है वो आटा खरीद के उससे ब्रेड्स बना के बेच रहा है तो ये उसकी बिजनेस इनकम होगी। या अगर कोई ब्रेड ही खरीद के आगे ब्रेड बेच रहा है तो ये भी उसकी बिजनेस इनकम होगी। इसको हम कहेंगे ये ट्रेड का बिजनेस है, ये मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। अच्छा, फिर कुछ और टर्म्स यहाँ पे यूज़ हुई हैं जिसमें हम कहते हैं कॉमर्स, प्रोफेशन और वोकेशन। वोकेशन, ठीक है। ये 3 टर्म्स यूज़ हुई हैं। इन तीनों टर्म्स को आपने इस तरीके से याद रखना है कि तीनों टर्म्स जो हैं वो सर्विस के लिए ही इस्तेमाल होती हैं। ये किस्म की सर्विसेज होती हैं। आप कॉमर्स से रिलेटेड सर्विस दे सकते हो, आपका कोई प्रोफेशन हो सकता है, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो। या आप कोई वोकेशन वगैरह से रिलेटेड सर्विसेज दे सकते हो। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? सर्विसेज में आ सकती हैं। ये वाला जो बिज़नेस है ये गुड्स से रिलेटेड बिज़नेसेस की बात हो रही है और ये वाले कौन से हैं? सर्विसेज से रिलेटेड बिज़नेसेस की बात हो रही है। तो बिज़नेस का मतलब ये है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोफेशन या वोकेशन ये काम कर रहे हो तो ये आपका बिज़नेस कहलाएगा। ये बिज़नेस के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। मतलब बिज़नेस की डेफिनेशन सिर्फ इन 5 पॉइंट्स के ऊपर नहीं मुश्तमिल, इससे ज़्यादा भी बिज़नेस हो सकते हैं। बहुत ब्रॉड कैटेगरी में बिज़नेस को डिफ़ाइन किया जा सकता है, लेकिन हमने कहा कि बिज़नेस में ये चीज़ें इंक्लूड होंगी। अच्छा, ये जो 5 चीज़ें जो जिनका ऊपर ज़िक्र हुआ है ना, ये इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा काम ही यही करता है, उसका काम ही क्या है? या तो वो ट्रेड कर रहा हो, कॉमर्स कर रहा हो, मैन्युफैक्चर कर रहा हो, प्रोफेशन या वोकेशन कर रहा हो। जो सेकंड पॉइंट है ना, इसमें ये है कि एडवेंचर और कंसर्न इन नेचर ऑफ, कि अगर उसने कोई, अगर यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर, इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि अगर उसने कोई एक दफ़ा ऐसी एक्टिविटी कर ली है, वन ऑफ कोई एक्टिविटी कर ली है जो कि किससे रिलेट कर रही थी? जो ट्रेड से रिलेटेड थी, कॉमर्स से रिलेटेड थी, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड थी, प्रोफेशन से रिलेटेड थी या वोकेशन से रिलेटेड थी। ये जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं वही दोबारा लिखे गए। ये पॉइंट वन जो था ये कह रहा था कि आपका काम ही क्या है, आपकी इनकम आई कहाँ से रही है? आप एक फुल टाइम बिजनेस कर रहे हो, वो ट्रेड की सूरत में हो, कॉमर्स की सूरत में हो, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन या वोकेशन की सूरत में।
सेकंड पॉइंट कहता है कि देखो आपकी सोर्स ऑफ इनकम कोई और हो सकता है आप सैलरी इनकम कमा रहे हो, लेकिन कभी कभार आप ट्रेड का काम भी कर लेते हो, कॉमर्स का काम कर लेते हो, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर लेते हो, प्रोफेशन या वोकेशन का काम कर लेते हो। यानी वन ऑफ अगर कोई आपने इनसे रिलेटेड एक्टिविटी की है, उससे जो आपकी इनकम आएगी वो भी आपकी बिजनेस इनकम ही समझी जाएगी। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। इसमें एंड पे एक एक्सक्लूजन की है कि ये वाली दोनों लाइंस का मतलब तो है कि ये दोनों चीज़ें बिजनेस इनकम के अंदर इंक्लूड होंगी, इनसे जो भी आप इनकम कमाओगे वो बिजनेस इनकम होगी। ये इंक्लूड हो रही हैं, दो पॉइंट्स जो हैं वो बिजनेस के अंदर। लेकिन ये एक्सक्लूजन है, बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जो अगर आप कोई एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट में आप कोई ट्रेड की सर्विस दे रहे हो, मतलब आप एम्प्लॉयमेंट में ट्रेड का काम कर रहे हो, आप किसी का मुलाजम हो और वो बंदा ट्रेड का काम करता है, तो आप उसको ट्रेड में एक किस्म का कोई अपनी सर्विस परफॉर्म करके दे रहे हो और आप उससे जॉब की सूरत में जो है ना वो आप उससे सैलरी वगैरह ले रहे हो, या कोई कॉमर्स का काम कर रहे हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम कर रहे हो, लेकिन आप उससे क्या कर रहे हो, उससे आप सैलरी ले रहे हो, आप उसके पास एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में हो, तो ये आपका बिजनेस नहीं समझा जाएगा। ये क्या समझा जाएगा कि आपकी जो इनकम आ रही है वो इनकम फ्रॉम सैलरी है। ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग वी शुड नो सम बेसिक्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस में ना दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको याद हो, आप अकाउंटिंग पढ़ के आए हो, आपने पीआरसी में भी अकाउंटिंग पढ़ी है, कैफ में भी अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, तो हम जितनी भी अकाउंटिंग कर रहे होते हैं ना, हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। आपको पता होगा कि बिजनेस की हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं। बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक हम बैलेंस शीट बनाते हैं और एक हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इनकम कहाँ पे बिजनेस की आ रही होती है? बिजनेस की इनकम नज़र आ रही होती है आपको इनकम स्टेटमेंट के अंदर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब ज़रा प्रॉफिट एंड लॉस वाला हिस्सा जो है ना उसको ज़रा थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे जो इनकम फ्रॉम बिजनेस का मतलब है ना, वो ये नहीं है कि आपने बिजनेस से कितना कमाया, यानी कि आपने सेल्स कितनी की, ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, नहीं। यहाँ पे इस टैक्स के अंदर इनकम फ्रॉम बिजनेस का मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ। ये जितना आपका प्रॉफिट होगा ना, ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। अच्छा, ये प्रॉफिट निकलता कैसे है? ज़रा आपको याद हो तो हम कुछ इस तरह करते हैं, सेल लेस सेल में से कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से मज़ीद हम एडमिन के एक्सपेंसेस लेस करते हैं। ठीक है। एडमिन एक्सपेंसेस के बाद हम जो है वो सेलिंग एक्सपेंसेस लेस करते हैं। सेलिंग के बाद हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस लेस करते हैं। ठीक है। ये हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद जो है हम इसमें से लेस करते हैं से के फाइनेंस कॉस्ट। आई थिंक पहले अदर इनकम आती है, खैर उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद इसमें ऐड करते हैं अदर इनकम। ठीक है। तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद इसमें से हम टैक्स लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ना आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की जो है ना वो स्टेटमेंट बन रही होती है। अगर हम इसको सम अप करें इस सारे काम को, तो हम बेसिकली कर क्या रहे होते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर? हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर ना एक्चुअली ये कर रहे होते हैं कि हम बिजनेस की इनकम ले लेते हैं। ठीक है। उसमें से हम लेस कर देते हैं उसके जितने एक्सपेंसेस हैं। ये लेस करने के बाद हमारे पास जो आ रहा होता है ना वो उसका प्रॉफिट है। ये जो प्रॉफिट है ना, यही टैक्स के अंदर क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, अगर ये प्रॉफिट इनकम फ्रॉम बिजनेस है और ये जो इनकम हम ऊपर लिख रहे हैं इसको स्ट्रेट अवे हम इसको टैक्स नहीं कर सकते। हम क्या कहते हैं कि इसका जो प्रॉफिट आएगा वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, अभी आपके लेवल पे। ठीक है। तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है। इसका मतलब ये है कि जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस की कंपुटेशन कर रहे होंगे कि इनकम फ्रॉम बिजनेस जो आपने अपनी टैक्स की वर्किंग में शो करनी है, तो इस वर्किंग के अंदर हमें कुछ चीज़ें चाहिए। उसमें हमें चाहिए आपकी इनकम, यानी कि आपकी सेल, क्या क्या इनकम है जिसको इनकम फ्रॉम बिजनेस के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। फिर उसमें से हम लेस किया करेंगे कुछ डिडक्शंस। जैसे हमने डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम पढ़े थे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा कि ये डिडक्शन अलाउ होंगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ा कि ये डिडक्शन अलाउ होंगी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में हमने पढ़ा। अच्छा, फिर हमने सैलरी के अंदर पढ़ा कि उसके अंदर कोई डिडक्शन अलाउ नहीं है, या सर्टेन सिचुएशन में आपको किस तरीके से मेडिकल अलाउंस के ऊपर जो इनकम आ रही है उसको कितना आप एग्जाम कर सकते हो, ये डिफरेंट चीज़ें पढ़ी।
इसी तरह जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात करते हैं ना, तो इसमें एक तो हमारे पास इनकम आ रही होगी, हमें देखना होगा कि कौन कौन सी इनकम है जिसके ऊपर टैक्स लग सकता है। और फिर हम एक्सपेंसेस देखेंगे कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिनकी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक हमें इजाज़त है कि हम उनको डिडक्शन के तौर पे अपनी इनकम में से लेस करें, और उसके बाद जो हमारे पास इनकम बचेगी उसको हम इनकम फ्रॉम बिजनेस ट्रीट करके उसको टैक्स करवाएं। ठीक है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है ना आपकी, इसमें दो चीज़ें हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि इनकम, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिडक्शंस। इनकम की बात अगर हम करें, तो इनकम की बात करते हैं तो इनकम, एक तो वो इनकम होगी बिजनेस की जो कि चार्जेबल है, यानी जिसके ऊपर हम टैक्स लगाया करेंगे। और फिर हो सकता है कुछ ऐसी इनकम हो जो एग्जेम्प्ट हो, जिसके ऊपर नो टैक्स लगे, ठीक है, कि कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, इसी तरह बिजनेस बहुत से खर्चे कर रहा होगा, और उन खर्चों में से भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनकी इजाज़त है कि आप अपनी इस इनकम जो कि चार्जेबल टू टैक्स है, इसमें से उसको लेस कर सकते हैं। यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस की जब टैक्स के मुताबिक आप वर्किंग कर रहे होगे, कंपटीशन कर रहे होगे, उसमें से आप इन खर्चों को लेस कर सकते हैं। और कुछ ऐसे खर्चे भी हम पढ़ेंगे कि जिनकी इजाज़त नहीं है। तो सिंपल, आपने अगर इस पूरे चैप्टर को समझना है तो इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको एक तो इनकम के बारे में समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी इनकम ऐसी हैं जिसको हम इनकम फ्रॉम बिजनेस कह सकते हैं। अच्छा, और कौन सी ऐसी खर्चे हैं जिनको हम उस इनकम में से डिडक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे खर्चों की लिस्ट दी हुई है हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, ठीक है, जिनकी हमें इजाज़त नहीं है कि हम उसको अपनी इनकम में से लेस करें। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो इनकम होगी उसमें से सिर्फ वही खर्चे लेस होंगे जिनकी इजाज़त हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस दे। देखो, आप अकाउंटिंग के मुताबिक, आपने अपना एक अकाउंटिंग के मुताबिक प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा, लेकिन जब हम टैक्स के हिसाब से देखेंगे ना कि आपको टैक्स कितना देना है, तो आपको दोबारा से एक कैलकुलेशन करनी होगी कि आपने इनकम कितनी कमाई है और उसके ऊपर कौन कौन से खर्चे किए हैं जिनकी इजाज़त है कि आप उसमें से लेस कर दो। हो सकता है अकाउंटिंग के मुताबिक आपका प्रॉफिट कुछ और आ रहा हो, लेकिन जब आप टैक्स की वर्किंग कर रहे हो तो टैक्स ने, क्योंकि अपने कानून के मुताबिक हम लोगों ने टैक्स की वर्किंग करनी है, तो उसमें बहुत से खर्चे ऐसे हैं जो अकाउंटिंग में हमें इजाज़त है कि लेस कर लो, लेकिन टैक्स में इजाज़त ना हो कि नहीं भाई, टैक्स वाले के हम इस खर्चे को नहीं मानते, तो हम उनको लेस नहीं करेंगे। तो ऐसा पॉसिबल है कि अकाउंटिंग के मुताबिक आपका डिफरेंट प्रॉफिट आ रहा हो, टैक्स के मुताबिक आपका डिफरेंट प्रॉफिट आ रहा हो। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसको जैसे जैसे चैप्टर को पढ़ते जाएंगे, आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, हमने कहा कि इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है उसमें क्या क्या शामिल है। हमने वो डिफरेंट दो पॉइंट्स पढ़े जिसके अंदर हमने कहा कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, वोकेशन कर रहे हो, या आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ये सारी इससे जो इनकम आएगी वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएगी। लेकिन हमने कहा कि इसके अंदर जो है ना वो आपकी एम्प्लॉयमेंट शामिल नहीं है। अगर आप किसी के पास एम्प्लॉई हो तो आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के नहीं समझे जाएंगे, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में समझे। तो बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट में फ़र्क जो है वो करना ज़रा थोड़ा सा समझ लेते हैं। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज़ एन एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी होती है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपने प्रॉफिट कमाना है। ठीक है। बिजनेस क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने प्रॉफिट कमाना है। और इवन कि अगर आपकी कोई इलीगल बिजनेस से भी इनकम आ रही है तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि बिजनेस क्या है जिसमें आप कोई काम कर रहे हो ताकि आपको प्रॉफिट आए, और एम्प्लॉयमेंट क्या है, उसमें आप कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो जिससे आपको सैलरी मिलती है। अब आपको ये पता होगा कि सैलरी ऑलमोस्ट एक जो है ना फिक्स डिटरमिन्ड अमाउंट होती है जो हर महीने आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा होता है। हाँ, कुछ ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे आपको कमीशन मिल रहा हो कि जितनी ज़्यादा सेल करोगे उतना ज़्यादा कमीशन होगा, लेकिन स्टिल वो आपको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दे रहा। जब तक आप अपना काम करोगे नहीं तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकोगे। किसी के पास आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ से आपको सैलरी ही मिलेगी, या बोनस मिलेगा, या कुछ डिफरेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। प्रॉफिट के लिए आपको अपना बिजनेस करना पड़ेगा, तो ये इन दोनों में फ़र्क है। देयर इज़ अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके लिए जो है ना हमारे पास एक टेस्ट है, जो हम अगर परफॉर्म करें तो हमें पता लग जाएगा कि एक बंदे की अगर इनकम आ रही है तो क्या वो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है या इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट है या इनकम फ्रॉम सैलरी है। फॉलोइंग टैक्स टेस्ट वुड यूज टू डिसाइड वेदर एक्टिविटी वाज बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट। अब कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनको हम अगर परफॉर्म करें तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ये जो है
क्या इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है या इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे पहला टेस्ट ये है कि हम चेक करें वेदर द टैक्स पेयर, या एसएससी का मतलब यह है कि जिसकी आप टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हो, जिसका टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, जिसका टैक्स जो है आप निकाल रहे हो, वो जो टैक्स पेयर है वो क्या कर रहा है, डूइंग हिज ओन वर्क और इज वर्किंग फॉर अदर। क्या वो अपने लिए खुद काम कर रहा है या किसी दूसरे के लिए काम कर रहा है। अगर तो वो टैक्स पेयर अपने लिए काम कर रहा है तो फिर उसका क्या है, ये बिजनेस है। और अगर वो किसी और के लिए काम कर रहा है तो फिर ये उसकी क्या है, सैलरी इनकम है। अच्छा, सेकंड हम क्या चेक किया करेंगे, इफ टैक्स पेयर इज वर्किंग फॉर नंबर ऑफ पर्सन्स इट इंडिकेट्स दैट ही इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस। अच्छा, आप एम्प्लॉयमेंट में क्या करते हो, अपने बॉस के लिए काम कर रहे होते हो, वो एक ही बंदा होता है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके लिए आप काम कर रहे होते हो। लाइक मैं आपको कहता हूँ कि से मैं अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूँ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं अगर सिर्फ एक कंपनी के लिए बना रहा हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि भाई मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया हुआ है कि मैं उसके लिए ये सर्विस परफॉर्म करूँ, तो जाहिर सी बात है ये मेरी एम्प्लॉयमेंट होगी। लेकिन अगर ये मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम कोई 10 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कर रहा हूँ, तो फिर मैं एक टाइम पे 10 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि मैं उनसे कुछ पैसे ले रहा हूँ जो कि मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। ठीक है, इफ़ टैक्स पेयर इज़ वर्किंग फॉर नंबर ऑफ पर्सन, अगर टैक्स पेयर जो है वो एक से ज़्यादा लोगों के लिए काम कर रहा है तो ये एक इशारा होता है, इंडिकेशन होती है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है। इफ़ द वर्क इज़ डन बाय अ कंपनी और फर्म इट इज़ अ बिजनेस। अच्छा, जब भी कोई काम जो है वो कोई कंपनी कर रही हो या फर्म कर रही हो तो ये तो क्लियर बात है कि वो फर्म किसी की एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकती। ठीक है, कोई आपने कभी नहीं सुना होगा कि नेस्ले ने जो है ना वो केएफसी के पास जॉब कर ली, या यूबीएल ने एचपीएल के पास जॉब कर ली। जो फर्म होती है या जो कंपनी होती है वो जो भी काम कर रही होती है वो अपना बिजनेस कर रही होती है, वो किसी दूसरे की एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ सकती। तो ये तो सीधा पॉइंट है कि अगर किसी कंपनी या फर्म की बात हो रही है कि वो ये काम कर रहे हैं, तो उसकी तो सीधी सीधी एक ही इनकम है कि वो इनकम फ्रॉम बिजनेस कर रहे हैं, उसमें तो एम्प्लॉयमेंट का सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, हाँ, इंडिविजुअल के केस में हो सकता है कि फिर हमें देखना पड़ेगा, फिर हमें ये ऊपर वाले टेस्ट लगाने पड़ेंगे कि क्या वो बंदा जो है वो मल्टीपल लोगों के लिए काम कर रहा है या एक ही बंदे के लिए काम कर रहा है, या वो अपना काम कर रहा है या किसी और के लिए काम कर रहा है, तो फिर आपको पता चलेगा कि एम्प्लॉयमेंट है या इनकम फ्रॉम बिजनेस है। If taxpayer is dealing with his own goods सर्विसेज इंडिपेंडेंटली देन इट इज़ अ बिजनेस। अगर एक बंदा जो है वो खुद से अपनी इंडिपेंडेंट सर्विसेज दे रहा है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, किसी दूसरे का नाम यूज़ नहीं कर रहा। तो ये मैं अगर कहता हूँ कि KPMG के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उनका नाम यूज़ करके मैं काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। लेकिन मैं अगर अपने नाम से ही काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि भाई मेरा अपना बिजनेस है। इसी तरह गुड्स के केस में भी अगर आप KFC का नाम यूज़ करके चीज़ें बेच रहे हो, वहाँ पे खड़े हो उनके स्टोर के ऊपर, तो भाई फिर आप उसके पास एम्प्लॉयमेंट के अंदर हो। लेकिन आपने अगर अपने नाम से ब्रांड बनाया हुआ, आप अपनी चीज़ें बेच रहे हो, तो फिर आपका वो बिजनेस है। अब बात कर लेते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस की, सेक्शन है 18। इनकम फ्रॉम बिजनेस में कौन कौन सी इनकम्स आती हैं। हमने बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ ली कि बिजनेस में ट्रेड भी आता है, मैन्युफैक्चर भी आता है, डिफरेंट सर्विसेज भी आती हैं। अब कुछ खास इनकम्स हैं जो कि हमें बता दिया गया है कि ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस ही समझी जाएंगी। तो अब ये हमारे पास एक लिस्ट आ रही है जो इनकम फ्रॉम बिजनेस समझी जाएगी। द फॉलोइंग इनकम्स, मतलब आगे हम एक लिस्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसमें डिफरेंट इनकम्स के बारे में बात होगी। अदर देन एग्जाम्प्ट इनकम एंड इनकम फॉलिंग अंडर फाइनल टैक्स रजीम। अच्छा, एग्जाम्प्ट इनकम को छोड़ दो और फाइनल टैक्स रजीम को छोड़ दो, बाकी जो इनकम्स हैं उनकी बात हो रही है। कैल बी चार्जेबल अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये जो अभी हम लिस्ट पढ़ेंगे ये कहाँ पे चार्ज हुआ करेगी, आपकी कौन सी सोर्स ऑफ इनकम समझी जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस समझी जाएगी। इस लिस्ट में सबसे पहले पॉइंट ए है, ये मतलब ये इनकम फ्रॉम बिजनेस समझी जाएगी, ये जो इनकम हम पढ़ने जा रहे हैं। द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस है जिससे आपको या तो प्रॉफिट मिल रहा है या कोई गेन आ रहा है, जो कि कैरिड हो बाय अ पर्सन एट एनी टाइम इन द ईयर। जो साल में आपने चाहे एक महीने के लिए काम किया हो, चाहे आपने एक दिन के लिए काम किया हो, ठीक है, चाहे आपने एक वीक के लिए काम किया हो, चाहे आपने 12 मंथ्स के लिए काम किया हो, अगर आपको
कोई प्रॉफिट या गेन आया है किसी भी बिजनेस से, ठीक है, तो वो आपका क्या समझा जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस समझी जाएगी। इसमें टाइम की कोई शर्त नहीं है कि आपने बिजनेस कितने टाइम के लिए किया। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई पूरा साल अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो ये इनकम उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं समझी जाएगी, इससे कोई लेना देना नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस का मतलब यह है कि किसी भी टाइम आपने चाहे एक दिन के लिए, आधे घंटे के लिए भी कोई बिजनेस किया है, उससे जो प्रॉफिट या गेन आपको आएगा वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस समझी जाएगी। अच्छा, फिर एक चीज़ इसमें यह है कि आपने ये समझना है कि जो रियल प्रॉफिट्स होते हैं ना, उन्हीं को ही हम टैक्स करते हैं। ठीक है, ओनली रियल प्रॉफिट्स आर टैक्सेबल। देयरफॉर गेन अराइजिंग ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन करेंसी इज नॉट टैक्सेबल। आपको मुझे नहीं आइडिया कि रिवैल्यूएशन जो है ये पढ़ाया गया है अभी तक कि नहीं। रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट क्या होता है तो समझते हैं। ये एक कंपनी है और उस कंपनी का नाम है, ऐसे कि हम कहते हैं नेस्ले है। नेस्ले एक कंपनी है। नेस्ले के पास ना एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट के ऊपर ना वो कोई भी एक चीज़ बना रहे हैं, से कि वो मिल्क पाउडर बना रहे हैं इस प्लांट के ऊपर। ये प्लांट उन्होंने ख़रीदा था 2001 में। तब उन्होंने से कि ख़रीदा हो 5 मिलियन का ये प्लांट। अब ये 5 मिलियन का ख़रीदा था 2001 में। आज चल रहा है से कि 2024 भी ख़त्म हो गया, 2024-25 चल रहा है। तो इस टाइम के अंदर आप सोचो कि वो जो प्लांट था, जो उस टाइम अगर 5 मिलियन का था, तो अब हो सकता है कि उसकी वैल्यू बढ़ गई हो। ख़ास करके अगर हम लैंड की बात करें या बिल्डिंग की बात करें, तो उनकी वैल्यू तो हमेशा टाइम के साथ बढ़ती होती है। प्लांट के केस में चलो ये होता है कि वो डेप्रिसिएट हो रहा होता है, तो आप कहते हो उसकी वैल्यू कम हो रही हो। लेकिन से कि हम कहते हैं कि ये प्लांट उसने 5 मिलियन का तब खरीदा था 2001 में, अभी तक बेहतरीन चल रहा है। और इसकी यूज़फुल लाइफ जो है ना, अभी भी आगे 10-15 साल मज़ीद रहती है। आपके पास जो है ना, अब ये है कि आज आप पता करते हो कि यार जिस हालत में मेरा प्लांट है, ये आज कितने का मिल सकता है या आज कितने का बेचा जा सकता है। तो आपको पता लगता है कि भाई इन्फ्लेशन बहुत हुई है पाकिस्तान में। तो आज ये जो प्लांट है जिस हालत में आपके पास है ना, तो आज ये प्लांट आपको अगर आप बेचने जाओ तो ये आपका 10 मिलियन का बिक सकता है इन्फ्लेशन की वजह से। तब आपने 5 मिलियन का खरीदा था, तब आपकी करेंसी पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। अब करेंसी वीक हो गई है, महंगाई हो गई है। तो यही प्लांट जिस कंडीशन में आज आपके पास है, आज आप अगर इसको बेचने जाओ तो ये 10 मिलियन का बिकेगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो नॉन करंट एसेट है उसने अपनी वैल्यू को बेहतर किया है, वो रीवैल्यू हुआ है, ठीक है, वो बड़ी है उसकी वैल्यू। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इस प्लांट को आज के दिन जो है ना वो 10 मिलियन पे ले आओ, ठीक है। आपका ये प्लांट 5 मिलियन का था, इसमें से डेप्रिसिएशन भी लेस हुई होगी, आज इसकी वैल्यू बहुत कम होगी। लेकिन स्टिल आज आपका ये प्लांट 10 मिलियन का बिक सकता है, तो आप इसको रीवैल्यू कर सकते हो, इसको बढ़ा के वैल्यू लिख सकते हो। ये जो आप वैल्यू बढ़ाओगे, से कि हम कहते हैं कि इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं है, सिंपल रखते हैं हम चीज़ों को, वैसे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होगी, तो हम कहेंगे कि भाई 10 मिलियन का ये प्लांट आज है और 5 मिलियन का मेरी बुक्स के अंदर है, तो मैं इसको क्या 10 मिलियन पे लेके आ सकता हूँ? बिल्कुल लेके आ सकते हो। ये जो आपने 5 मिलियन से मज़ीद इसकी वैल्यू इंक्रीज़ किया ना, इसको कहते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये आपकी एक रीवैल्यूएशन की वजह से सरप्लस आया है, ये एक किस्म का कंपनी को गेन हुआ है। लेकिन ये रियल गेन नहीं है, ठीक है? ये अनरियलाइज़्ड गेन है। तो आपकी जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है वो कभी भी ऐसे गेन्स को आपकी इनकम नहीं समझते जो रियल में ना हो। तो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में वो प्रॉफिट्स आएंगे जो रियल प्रॉफिट होंगे, जो आप अपने बिजनेस से कमा रहे होंगे, जो आपको रियलाइज हो रहे होंगे, जो आपको पैसों की सूरत में मिल भी रहे होंगे। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। कोई भी रिवैल्यूएशन सरप्लस आपका आ रहा हो, फिक्स एसेट के ऊपर हो, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो, फॉरेन करेंसी के ऊपर हो, ये टैक्सेबल नहीं है। इसी तरह खर्चों की बात करें तो इम्पेयरमेंट लॉस होता है एक, ठीक है? इसको भी आप टैक्स के पर्पस के लिए इग्नोर कर दिया करोगे। अकाउंटिंग में इम्पेयरमेंट लॉस जो होता है ना, इसको रिकॉर्ड करते हो। लेकिन बेसिकली इम्पेयरमेंट लॉस क्या है कि आपके पास जो है ना तब 5 मिलियन का प्लॉट था, या प्लॉट या बिल्डिंग थी, आज उसकी वैल्यू कम हो गई है, या कोई भी प्लांट था आपके पास, वो तब आपने 5 मिलियन का खरीदा, आज वो 1 मिलियन का भी नहीं है, तो आपको इम्पेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका ना कुछ इस तरह की चीज़ें, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। बस आप इतना याद रख लो कि सिर्फ रियल प्रॉफिट्स जो हैं वो टैक्सेबल हैं, और इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो भी इग्नोर कर दिया करेंगे जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस की वर्किंग किया करेंगे, ठीक है। तो इस लिस्ट का पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि कोई भी प्रॉफिट या गेन अगर कोई बिजनेस कमाता है पूरे साल में किसी भी टाइम पे, तो वो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस समझिए। सेकेंड पॉइंट में हम ये कह रहे हैं कि
इनकम अगर आपको आ रही है किसी भी ट्रेड या प्रोफेशन से, इनकम ऑफ एनी ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज टू इट्स मेंबर। अगर कोई एक एसोसिएशन है, ठीक है, एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स होते हैं, एक ये मेंबर है, एक ये मेंबर है, एक ये मेंबर है, एक ये मेंबर है, ठीक है। हम कहते हैं ये एसोसिएशन क्या है, ये है आई कैप। इसके जितने भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उससे कि वो ये सारे लोग हैं, ये इसके क्या हैं, मेंबर्स हैं। अच्छा, अगर आई कैप जो है वो अपने मेंबर्स को कोई गुड्स बेचता है, यानी कि हम कह सकते हैं आईएफआरएस की बुक्स जो है ना, ये भी आई कैप जो है ना हम लोगों को बेच रहा होता है। तो अगर आई कैप अपने मेंबर्स को कोई गुड्स बेचता है, जैसे किताबें वगैरह बेच देता है, इसके बदले में वो हमसे पैसे भी चार्ज करता है। ये जो पैसे हमसे लेंगे ना इन गुड्स के अगेंस्ट, कोई भी एसोसिएशन अपने मेंबर से कोई पैसे ले रही होती है, ये इसकी क्या होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। या अगर आई कैप जो है वो अपने मेंबर्स को कोई सर्विसेज दे रही है, लाइक सर्विसेज से मतलब क्या है कि हमारे लिए ये सेमिनार्स करवा देते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग्स करवा देते हैं, ये ट्रेनिंग्स वगैरह के अगेंस्ट भी हमसे पैसे ले रहे होते हैं, तो ये पैसे सर्विसेज के अगेंस्ट ले कोई एसोसिएशन या गुड्स के अगेंस्ट ले अपने मेंबर से, तो ये भी उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस ही समझी जाएगी। फॉर एग्जांपल, एनुअल मेंबरशिप फी चार्ज बाय आईकैप टू इट्स मेंबर इज रेंडरिंग वेरियस सर्विसेज, मतलब हमसे ना आईकैप हर साल जो है वो अपनी मेंबरशिप फ़ी लेती है, और बदले में हमें क्या इजाज़त मिलती है कि भाई आपने अपने नाम के साथ एसीए लिख लेना है या एफसीए लिख लेना है, या डिफरेंट हमें सर्विसेज आई कैप दे रहा होता है, और हमसे हर साल जो है ना वो फ़ीस ले रहा होता है कि आप अगर हमारे मेंबर बनना चाहते हैं तो आपने हमें हर साल एक फ़ीस देनी है। ये जो हमसे वो फ़ीस ले रहा है अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट, या इसी तरह वो हमें बुक्स वगैरह ख़रीदने की ऑप्शन देता है, तो अगर हम उससे बुक्स खरीदते हैं उसके बदले में जो हम उसको पैसे देते हैं, ये आई कैप की इनकम फ्रॉम बिजनेस है। Further, it is clarified that income derived by cooperative societies for sale of goods, immovable property, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू इट्स मेंबर इज टैक्सेबल। यहाँ पे एक और बात हो गई कि ये तो एसोसिएशन की बात हुई थी, एसोसिएशन की बात होगी, जैसे आई कैप एक एसोसिएशन है, जैसे आईसीसी एक एसोसिएशन है जिसके डिफरेंट मेंबर्स हैं, जैसे पीसीबी उसका मेंबर है। तो ये उनकी बात हो गई थी कि एक एसोसिएशन बनी हुई है, उसके कुछ मेंबर्स हैं, वो उनको गुड्स या सर्विसेज देती है, तो उससे जो कमाएगी वो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई सोसाइटी है, कॉरपोरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ आपने देखी होंगी, ठीक है, हाउसिंग सोसाइटी लाइक डीएचए वगैरह, इस तरह की डिफरेंट सोसाइटीज़ होंगी। ये सोसाइटीज़ अगर अपने मेंबर्स को, जिन जिन लोगों ने वहाँ पे जो है ना वो मेंबरशिप ली हुई है, इन फॉर्म ऑफ से कि वहाँ पे जिस जिसने प्लॉट खरीदा हुआ है वो भी मेंबरशिप के पैसे दे रहे होंगे, तो अगर ये हाउसिंग सोसाइटी किसी को कोई गुड्स बेच रहे हैं, लाइक डीएचए में किसी का घर है, और उस घर के बाहर जो है वो उन्होंने क्या कहा है कि एक डस्टबिन लगवानी है डीएचए से ही, तो अगर ये डस्टबिन बेची है इस हाउसिंग सोसाइटी ने अपने जो है ना वो आप कह लो कि वहाँ पे रहने वाले किसी लोगों को, तो ये इसके अगेंस्ट जो वो पैसे लेंगे ये भी उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। सेम अगर डीएचए वाले कोई प्लॉट बेच रहे हैं, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट जो पैसे ले रहे होंगे वो भी उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। या कोई सर्विसेज दे रहे हैं, लाइक डिफरेंट सोसाइटीज़ में ना वो सर्विसेज देते हैं कि भाई आपने अगर वहाँ पे घर खरीदा हुआ है ना, तो बाय सफाई वाला डेली सुबह आएगा, वो कचरा वगैरह उठा के लेके जाएगा, बाइट रोड साफ़ करेगा, या सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, हर ब्लॉक के बाहर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा, तो उसके अगेंस्ट भी वो आपसे पैसे चार्ज कर रहे होते हैं मंथली। तो अगर कोई सर्विसेज दे रही है सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी, तो ये भी उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। तो ये भी आपने याद रखना है कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है और वो सेल ऑफ गुड कर रही है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रही है, या कोई प्रोविजन ऑफ सर्विसेज दे रही है अपने मेंबर्स को, तो वो भी टैक्सेबल कहाँ पे होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। इस लिस्ट का थर्ड पॉइंट ये कहता है कि एनी इनकम फ्रॉम द हायर ऑफ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। हायर का मतलब क्या है, रेंट पे देना। अगर कोई बंदा रेंट पे कोई टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी देता है, तो उससे जो उसको रेंट आता है वो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस समझी जाएगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप याद करें, अगर कोई बंदा
मूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देता था तो उसको जो रेंट आता था वो क्या था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगर कोई बंदा मूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहा है तो उसको जो रेंट आएगा ये क्या होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। अगर कोई बंदे ने रेंट ए कार का ऑफिस खोला हुआ है और वो डिफरेंट गाड़ियां जो है वो रेंट पे दे रहा है, तो गाड़ी एक मूवेबल है, वो मूव कर सकती है। तो इस गाड़ी को रेंट पे देने के बदले में उसको जो रेंट आएगा वो रेंट उसका क्या कहलाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस, ना कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती थी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो आपको रेंट आता। फॉर एग्जाम्पल रेंट ए कार बिजनेस, ठीक है, रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसी पॉइंट था। डी पॉइंट पे आते हैं, द फेयर वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट। फेयर वैल्यू यानी कि मार्केट में वो चीज़ कितने की बिक रही है, ये वो उसकी ना फेयर वैल्यू कहलाती है। तो हम कह रहे हैं कि कोई भी फेयर वैल्यू जो है, किसी कोई भी बेनिफिट जो आपको मिला है उसकी फेयर वैल्यू, ठीक है, जो आपने ड्राइव किया हो ड्यूरिंग अ पास्ट, प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव बिजनेस रिलेशनशिप। तो आपने कोई पास का बिजनेस रिलेशन था, या आजकल आपका बिजनेस रिलेशन है प्रेजेंट में, या प्रोस्पेक्टिव यानी कि फ्यूचर का बिजनेस रिलेशन है, उसके बदले में अगर आपको कोई बेनिफिट मिला है, उसकी जो फेयर वैल्यू है वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस समझी जाएगी। ठीक हो गया। कि अगर आपने किसी को कोई चीज़ें बेची हुई हैं पास्ट में, उसके अगेंस्ट आपको आज पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, वो आपका डेटर था, उसने आपको आज पैसे दिए, तो ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस ही है भाई। हाँ, इसी तरह आज आपने किसी को कैश पे नगद जो है वो कस्टमर को कुछ बेचा है तो उसने आपको पैसे दिए, तो ये भी आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। या आपने एडवांस ले लिया है अपने किसी कस्टमर से और फ्यूचर में उसको कोई आपने सर्विस या गुड्स देनी है, तो ये भी आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस। बेनिफिट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो बेनिफिट का वर्ड यूज हुआ है, फेयर वैल्यू ऑफ बेनिफिट। बेनिफिट इंक्लूड्स एनी बेनिफिट फ्रॉम वेवर ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट और द डेट इटसेल्फ। अच्छा, इस चीज़ को ना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। हमने ना इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़ा था कि उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट थी। हमने कहा था कि ये बॉस है, ये उसका एम्प्लॉई है, ठीक है। बॉस से एम्प्लॉय ने लोन लिया हुआ था, है, और एम्प्लॉय बदले में इसको इंटरेस्ट भी दे रहा था और लोन भी वापस कर रहा था। अगर बॉस कहे कि यार मैं तुमसे इंटरेस्ट नहीं लेता या मैं तुम्हें लोन माफ़ कर देता हूँ, तो इसको हमने इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर पढ़ा था कि इसको कैसे ट्रीट करेंगे, उसकी सैलरी का पार्ट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि इनकम फ्रॉम सैलरी में इसकी क्या ट्रीटमेंट थी, क्योंकि ये आपका टास्क है कि आपने खुद जाके वहाँ पे देखना है कि इनकम फ्रॉम सैलरी में इस केस में कि जब आपका एम्प्लॉयर आपको कोई बेनिफिट दे रहा था जो कि वेव कर रहा था, वो प्रॉफिट ऑन डेट या जो भी उसने आपको डेट दिया हुआ था उसको वो माफ़ कर देता था, तो वो क्या कहलाता था, उसको इनकम फ्रॉम सैलरी कहते थे कि नहीं कहते थे, ये आपका होमवर्क है, आपने खुद इसको एक दफ़ा वहाँ पे जाके पढ़ना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि से हमने एक बिज़नेस है हमारा, ठीक है, बिज़नेस ने बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक है, बैंक लोन लिया हुआ है। अगर बैंक इसके ऊपर ऑन डेट प्रॉफिट ऑन डेट यानी कि इंटरेस्ट, ये इसी का ही दूसरा नाम है, इंटरेस्ट का ही नाम है प्रॉफिट ऑन डेट, ये माफ़ कर देता है, या लोन की अमाउंट यानी कि डेट की अमाउंट इटसेल्फ वो माफ़ कर देता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस ही समझी जाएगी। इट मीन्स दैट इफ़ अ पर्सन हैज़ obtained a loan from bank and later on it is not able to repay as a consequence of which bank waives the requirement to repay, देन दिस बेनिफिट विल बी ट्रीटेड एज इनकम। तो अगर वो बैंक उसको डेट माफ़ कर देता है या उसके ऊपर इंटरेस्ट माफ़ कर देता है, तो ये इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस समझी जाएगी। पॉइंट ई है, पॉइंट ई कह रहा है कि भाई मैनेजमेंट फ़ीस जो है, जो आप किसी कोई भी मैनेजमेंट कंपनी खोल के उससे कमा रहे होते हो, तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस समझी जाएगी। इससे कि आपने जो है वो इवेंट्स को मैनेज करने के लिए ना इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोली हुई है, ठीक है। इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी है और आप डिफरेंट इवेंट्स को मैनेज कर रहे हो, तो लोगों की बर्थडेज के इवेंट्स को, लोगों की वेडिंग के इवेंट्स को आप जो है ना मैनेज कर रहे हो। बदले में जो आप कमा रहे होगे वो भी आपकी क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। आप एक बिजनेस कर रहे हो कि भाई आप डिफरेंट इवेंट्स को जो है वो मैनेज कर रहे हो।
इसी तरह मैनेजमेंट फ़ी कुछ और भी हो सकती है। समटाइम बैंक वाले क्या कहते हैं कि हमारे पास पैसे रखवाओ, हम आपके पैसे डिफरेंट जो है ना वो फंड्स में, डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके फंड्स को हम मैनेज करेंगे। तो अगर वो कोई उसके अगेंस्ट पैसे चार्ज कर रहे हैं तो उनकी भी इनकम फ्रॉम बिजनेस ही कहलाएगी। अच्छा, ये सेकंड पॉइंट पे हम आ गए हैं, ठीक है, वो हमने कुछ लिस्ट पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं, पॉइंट वन पढ़ा, उसके अंदर हमने एक लिस्ट पढ़ ली कि ये सारे इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएंगे। अब सेकंड पॉइंट पे आ गए, एनी प्रॉफिट ऑन डेट यानी कि इंटरेस्ट इनकम derived by a person where the person's business is to drive such income shall be chargeable under the head income from business instead of income from other sources। हमने ये पढ़ा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कि जब कोई बंदा जो होता है वो अगर इंटरेस्ट कमा रहा है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है या प्रॉफिट ऑन डेट मिल रहा है, तो वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स समझी जाएगी। लेकिन अगर एक बंदा है जिसका बिजनेस ही यही है कि वो पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करता है और बदले में इंटरेस्ट कमाता है, जैसे कि बैंक्स हैं, बैंक्स का तो काम ही यही है कि उन्होंने कर्जे देने हैं लोगों को और उसके ऊपर वो प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट ऑन डेट कमाएंगे या इंटरेस्ट कमाएंगे, ठीक है। यही उनका बिजनेस है। तो अगर किसी बंदे का काम ही यही है कि उसने प्रॉफिट ऑन डेट कमाना है, तो फिर ये उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगी, ये उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। Income of bank is taxable as income from business, not as income from अदर सोर्सेज। तो ये आपने याद रखना है कि अदरवाइज अगर सिंपल बात की जाए, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी कंपनी है जिसका मेन काम ये नहीं है कि उसने लोगों को कर्जे देने और उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना है, तो उसके लिए इनकम फ्रॉम मतलब उसके लिए जो है इंटरेस्ट इनकम है या प्रॉफिट ऑन डेट इनकम है, ये उसकी अदर सोर्स है। मतलब उसका मेन काम कोई और है, उसको अदर सोर्स से कुछ पैसा आ रहा है, यानी कि उसने किसी को कर्जा दिया हुआ या सेविंग अकाउंट के अंदर पैसे रखे हुए हैं, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। लेकिन अगर एक ऐसा बिजनेस है जिसका मेन काम ही यही है कि उसने लोगों को कर्जे देने हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना है, तो फिर तो उसका ये मेन काम है, वो बिजनेस ही यही कर रहा है, तो ये उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस समझी जाएगी। खास करके ये बैंक्स के ऊपर परफेक्ट एग्जांपल है कि बैंक्स का काम ही यही है कि वो लोगों को कर्जे देते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाते हैं। प्रॉफिट ऑन डेट क्या होता है? जो भी हमने कहा प्रॉफिट ऑन डेट या इंटरेस्ट, इसका क्या मतलब होता है? प्रॉफिट ऑन डेट हो सकता है पेबल हो सकता है रिसीवेबल हो, ठीक है। अगर आपने किसी को कर्जा दिया हुआ है, बदले में वो आपको देगा प्रॉफिट ऑन डेट, इंटरेस्ट आपको दिया करेगा क्योंकि आपने उसको कर्जा दिया हुआ, तो ये रिसीवेबल होगा आपके लिए प्रॉफिट ऑन डेट। लेकिन अगर आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है तो आप उसको पे किया करोगे, तो ये आपके लिए पेएबल होगा। सो प्रॉफिट ऑन डेट रिसीवेबल भी हो सकता है, पेएबल भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है प्रॉफिट ऑन डेट का? प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब है एनी प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रीमियम पेएबल ड्यू टू अ डेट, ये क्या कहलाएगा? प्रॉफिट ऑन डेट कहलाएगा। ये सारों का मतलब क्या है? ये जितनी भी टर्म्स यूज़ हुई हैं, इन सब का मतलब आपने यही समझना है कि इंटरेस्ट है। ये डिस्काउंट और प्रीमियम ये आप एडवांस लेवल पे जाके पढ़ोगे कि डिस्काउंट और प्रीमियम क्या होते हैं, ठीक है। अभी इस लेवल पे खाली आप ये याद कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी है। अगर मैं आपको ये समझाने जाऊँगा तो आप एक फजूल में जो है ना एक मज़ीद कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। तो सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, कोई भी प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रीमियम जो आपने पेबल करना है किसी भी डेट की वजह से, ये उसका प्रॉफिट ऑन डेट कहलाता है। However, return on capital will not be profit on debt। रिटर्न ऑन कैपिटल का मतलब ये है कि अगर आपने कहीं पे कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी कि आपने कहीं पे शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो उसके ऊपर जो आपको रिटर्न आएगा ना, रिटर्न, वो आपका इंटरेस्ट नहीं कहलाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका डिविडेंड कहलाएगा। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, इंटरेस्ट किस चीज़ पे होता है? डेट के ऊपर या लोन के ऊपर। और डिविडेंड यानी कि डेट या लोन के ऊपर क्या होता है? इंटरेस्ट होता है या प्रॉफिट ऑन डेट होता है। और कैपिटल या इन्वेस्टमेंट जो होती है, शेयर्स वगैरह की इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर आपको क्या मिल रहा होता है? डिविडेंड मिल रहा होता है। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद है एनी सर्विस फी ऑन डेट, मतलब आप किसी को कोई डेट दे रहे थे, उसके ऊपर आपने सर्विस फी चार्ज की, इंक्लूडिंग फी पेड फॉर क्रेडिट फैसिलिटी नॉट यूटिलाइज, ठीक है। इसमें यह भी शामिल होता है कि अगर आपने फ़ी कोई पे की हुई है लेकिन आपने डेट लिया नहीं, तो वो भी क्या समझा जाएगा? वो भी आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस समझी जाएगी। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, बैंक है, आपकी कंपनी है, कंपनी ए बी सी, ये बैंक के पास गए, इन्होंने बैंक को कहा कि हमें लोन चाहिए,
ठीक है, लोन के लिए बैंक के पास गए। बैंक ने कहा ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए, आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए आपने हमें एक प्रोसेसिंग फ़ी देनी है। ये प्रोसेसिंग, अब ये प्रोसेसिंग फ़ी बैंक अपने एक काम के अगेंस्ट ले रहा है, ठीक है, तो ये भी प्रोसेसिंग फ़ी भी इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस ही समझिए। चाहे कंपनी ये लोन ले ले, बाद में बैंक कंपनी को लोन दे दे, चाहे वो ना दे, उसने एक फ़ी चार्ज की है, जो कि उसने प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज किया डेट से रिलेटेड। तो चाहे वो क्रेडिट फैसिलिटी बाद में यूटिलाइज हो या ना हो, वो क्रेडिट फैसिलिटी आपको मिले या ना मिले, लेकिन अगर आपने कोई फ़ी की पे की है और जिस बंदे ने वो फ़ी ली है, उसके लिए वो बिजनेस इनकम समझिए। डेट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेट का मतलब होता है एनी अमाउंट ओइंग including amount payable and the amount owing under the promissory note, bill of exchange, डिबेंचर, etc, ये सारे क्या हैं, आपके डेट कहलाते हैं। कोई भी कर्जा, ठीक है, या आपने कोई उधार पे एसेट खरीदा हुआ है, उसके पैसे देने हैं, ये भी डेट है। आपने कोई गुड्स खरीदी हुई हैं, आपका कोई क्रेडिटर है, उसको पैसे देने हैं, वो भी एक किस्म का डेट है। आपने किसी से एडवांस पैसे पकड़े हुए, वो भी आपका किस्म का डेट है। आपने किसी को वैसे कर्जा दिया हुआ है दोस्त को, तो प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इसी से रिलेटेड है। ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत आपको शायद टीचर ने बताया हो प्रोमिसरी नोट, बाकी आप बिजनेस लॉ के अंदर इसको पढ़ोगे। या आपने डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं। डिबेंचर भी एक लोन देने की ही एक फॉर्म है, जिसमें आप क्या करते हो, एक कागज़ का टुकड़ा दे देते हो, उसके ऊपर लिख देते हो कि इस बंदे ने इतने का डिबेंचर खरीदा हुआ है और उसको बाद में उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इन सब फॉर्म्स के अंदर अगर कोई आपने पैसा उधार में रखा हुआ है, तो वो आपका डेट ही कहलाएगा। अच्छा, अब हम लीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है, लीज़ की बात कर लेते हैं। हम ना लीज़ की बात करने के लिए ना थोड़ी सी समझते हैं कि लेसर इसको कैसे ट्रीट कर रहा होता है और लेसी कैसे ट्रीट। लेसर कौन होता है? जो लीज़ पे कोई चीज़ दे रहा होता है। जैसे हम कहते हैं गाड़ी लीज़ पे, गाड़ी लीज़ पे देने वाला, गाड़ी देने वाला, ये लेसर है। और लेसी कौन है? जो गाड़ी लेने वाला है, लेसी। एक लेसर होता है, एक लेसी होता है, ठीक है, इन दोनों की ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ठीक है, ये लेसर जो है ना, ये आपकी कोई लीजिंग कंपनी है या बैंक भी लीज पे दे रहे होते हैं। ये हम कहते हैं कि बैंक है, यानी कि यूबीएल बैंक है। ये लेसी कौन है? ये कोई बिजनेस होगा, से कि हम कहते हैं ये बिजनेस है, ये ओरिएंट का। ओरिएंट जो फ्रिज वगैरह टीवीज वगैरह बना, ओरिएंट जो है वो लेसी है, और बैंक जो है वो लेसर है। अच्छा, बैंक ने क्या किया होगा कि बैंक ने ना इस ओरिएंट को एक शायद मशीन दी हो, हमसे क्या कहते हैं, मशीन दी है जिससे ये एलईडीज बनाएगा ओरिएंट और ये बेचेगा। तो इस ओरिएंट ने ना एक मशीन बेसिकली लीज करवाई हुई है यूबीएल से। इसकी पेमेंट्स वो करता रहेगा लीज के अगेंस्ट। अब जब इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात होती है ना, हम जब यूबीएल की वर्किंग कर रहे होंगे, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस की जब हम वर्किंग करेंगे, तो यूबीएल ने क्या किया है, गाड़ी लेके दी हुई है इसको, ओरिएंट को, गाड़ी नहीं सॉरी, मशीन लेके दी हुई है ओरिएंट को। बदले में वो उससे क्या ले रहा है? पैसे ले रहा है। यानी कि एक किस्म का ओरिएंट मशीन के बदले में उसको हर महीने रेंट पे कर रहा है कि भाई तुम्हारी मशीन है, यूबीएल ने मशीन खरीद के इसको दी हुई है, तो ये यूबीएल की मशीन है, इसके नाम पे है, ये इसको यूज़ कर रहा है, बदले में इसको रेंट दे रहा है। तो यूबीएल की जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात करेंगे ना, तो इसको जो इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही होगी, वो बेसिकली क्या होगा, जो रेंट इसको रिसीव हो रहा है। रेंट रिसीव ऑन लीज ऑफ मशीन, ठीक है, ये 70 पे इसको रेंट रिसीव हो रहा है, ये इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। लेस, अच्छा, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस इस तरह होती है। लीज में ये होता है कि बैंक ने ये मशीन अपने नाम खरीदी होगी, बाद में ये दे दी होगी ओरिएंट को। तो ओरिएंट इसको इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन बदले में इसको क्या दे रहा है? रेंट पे कर रहा है, किराया पे कर रहा है। और हमने कहा कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप रेंट पे देते हो, तो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। तो इसको जितना भी रेंट मिल रहा है लीज के अगेंस्ट यूबीएल को, से कि 70 रुपये मिल रहे हैं, 70 मिलियन मिल रहे हैं, 70 लाख मिल रहे हैं, कोई भी अमाउंट है, हम 70 रुपये कहते हैं। ये 70 रुपये इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। ये मशीन किसके नाम थी, ये किसकी ओनरशिप में थी? ये यूबीएल की ओनरशिप में थी। तो इसको इजाज़त दी जाएगी कि ये इसमें से दो किस्म की डेप्रिसिएशंस लेस कर सकता है। एक को हम कहते हैं इनिशियल
अलाउंस और एक को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये दो खर्चे इसको अलाउ होंगे कि वो इस अपनी इनकम में से दो खर्चे निकाल सकता है, क्योंकि ये सेट उसका है। ठीक है, हम कहते हैं इनिशियल अलाउंस जो है वो 3 रुपये का है और 15 रुपये की डेप्रिसिएशन है, ये इसमें से ये लेस किया करेगा। बाकी जो अमाउंट बचेगी ये इसकी क्या होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। डेप्रिसिएशन तो आपने पढ़ी है कि भाई ये मशीन इसकी थी, इसको बेशक यूज़ ये कर रहा है लेकिन इस मशीन की वैल्यू तो कम हो रही है, तो ये डेप्रिसिएट हो रहा है, तो ये डेप्रिसिएशन की इजाज़त है कि इसमें से लेस करे, अपनी एसेट में से लेस भी करेगा, प्लस ये उसका खर्चा भी है डेप्रिसिएशन, तो ये खर्चा भी उसको अलाउ होगा अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में लेस करने के लिए। इनिशियल अलाउंस जो है ना, ये डेप्रिसिएशन की ही तरह की एक चीज़ है, आप कह लो कि डेप्रिसिएशन की छोटी बहन है। ये आपको स्टार्ट में एक डेप्रिसिएशन टैक्स वाले एक्स्ट्रा दे रहे होते हैं, ये भी आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये भी खर्चा इजाज़त है कि आप इसमें से लेस कर लो, तो जो बचेगा वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। अब लेसी की बात कर लेते हैं, ओरिएंट की। तो ओरिएंट की बात करते हैं तो ओरिएंट जो है इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या होगी, वो इस मशीन को यूज़ करके एलईडीज जो सेल कर रहा होगा ना, एलईडीज जो सोल्ड हो रही होंगी, उससे कोई पैसा कमा रहा होगा। देखिए हम कहते हैं उसने 120 रुपये की एलईडीज बेची, तो ये उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही होगी। ठीक है, इसमें से उसको जो खर्चा अलाउ हो रहा होगा ना, वो बेसिकली वो रेंट अलाउ हो रहा होगा, रेंट ऑफ लीज मशीन, ये इसमें से लेस करने की इजाज़त होगी से कि हम कहते हैं ये 70 रुपये जो इसकी इनकम थी लीज़ की, वो इसको खर्चे के तौर पे इजाज़त हुई, तो बाकी जो बचेगा वो क्या बनेगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब ज़रा इसको समझना, दो अलग पार्टीज हैं। क्वेश्चन में हो सकता है आपको लेसी की बिजनेस इनकम की कैलकुलेशन आ जाए या लेसर की बिजनेस इनकम की कैलकुलेशन आ जाए। लेसर की अगर आती है तो उसकी बिजनेस इनकम क्या होगी, जो उसको लीज के रेंटल्स मिल रहे हैं वो उसकी बिजनेस इनकम है, प्लस उसको डेप्रिसिएशन अपने उस एसेट पे लेस करने की इजाज़त होगी, जो डेप्रिसिएशन वो चार्ज कर रहा है वो अपनी इनकम में से निकालने की इजाज़त होगी, और इनिशियल अलाउंस अगर एप्लीकेबल है तो वो उसमें से निकालने की इजाज़त होगी, बाकी जो बचेगा वो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। जो लेसी है जिसने उधार पे मशीन ली हुई है, उधार तो नहीं कह सकते, उसने लीज पे मशीन ली हुई है, मशीन किसके नाम है, बैंक के नाम है। वो क्या कर रहा है, वो उससे एलईडीज बना रहा है, एसी बना रहा है, वो जो बेच के कमा रहा है वो बेच के कमाना ही उसकी बिजनेस इनकम। लेसर की बिजनेस इनकम क्या थी कि वो लोगों को लीज के ऊपर चीज़ें बेचता है, देता है, सॉरी बेचता नहीं है, देता है, और बदले में उनसे रेंट लेता है, तो वो रेंट उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस थी। जो लेसी होता है ना, वो उस मशीन को जो उसने लीज पे ली हुई है उसको यूज़ करके कुछ चीज़ें बना के बेच रहा होगा, तो वो उसके लिए बिजनेस फ्रॉम इनकम होगी। यही रेंट जो लेसी लेसर को पे कर रहा है, जो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस बन रही है, वही लेसी के अपने लिए एक एक्सपेंस है, तो वो उसको उसमें से इनकम में से लेस कर सकता है, और ये इसके बाद आगे इसकी इनकम बनेगी, इसमें से वो डेप्रिसिएशन लेस करके तो अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाल लिया करें। वेर अ लेसर इज अ स्केजुअल बैंक और अ लीजिंग कंपनी। लीजिंग कंपनी डिफरेंट कंपनीज है, जैसे ओरेक्स लीजिंग कंपनी है, इसी तरह और बहुत सी लीजिंग कंपनीज है। इनका काम ही क्या होता है, लीज पे एसेट्स जो है वो दूसरों को देना और उसके बदले में रेंट या पैसे लेना उनसे। तो लेसर अगर एक स्केजुअल बैंक है, बैंक्स जितने भी हैं आपके, ये सारे भी लीज पे दे रहे होते हैं, या एक लीजिंग कंपनी है, दे हैव लीज्ड आउट एनी एसेट, और उन्होंने किसी को लीज किया हुआ है कोई भी एसेट, अमाउंट पेड बाय द लेसी टू द लेसर शैल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ लेसर। तो जो लेसर है उसको जितना भी लीज के ऊपर रेंट आ रहा है वो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस समझी। ठीक है, उसके बाद है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कहता है वेयर एनी म्यूचुअल वेंचर कैपिटल फंड। अब ये नाम याद रखना है, म्यूचुअल वेंचर कैपिटल फंड, ये चारों अल्फाज को मिला के एक नाम बन रहा है। म्यूचुअल वेंचर कैपिटल फंड मतलब बहुत से लोग मिल के ना अपना कैपिटल एक पूल के अंदर, एक फंड के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, इसमें बैंक भी शामिल होता है। बैंक कहता है कि मैं इसको मैनेज करूँगा और मैं इसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दूंगा, बदले में जो इंटरेस्ट आएगा कुछ जिन लोगों ने कैपिटल डाला हुआ उनको मिल जाएगा, कुछ बैंक को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड्स का इस तरह सिस्टम चलता है। Where any mutual venture capital fund distribute interest income to any बैंक, इसमें बैंक भी क्योंकि इन्वॉल्व होता है, अगर किसी बैंक को ऐसे म्यूचुअल वेंचर कैपिटल फंड से कोई इंटरेस्ट आए, इट विल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही चार्ज होगा, ना कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। बैंक का काम ही यही है कि भाई उन्होंने इंटरेस्ट कमाना है, तो वो तो उनकी मेन प्राइमरी इनकम सोर्स है। तो इंटरेस्ट जो होगा वो चाहे आप किसी को कर्जा दे के ले रहे हो, चाहे आपने म्यूचुअल वेंचर कैपिटल फंड के थ्रू कमाया है किसी भी बैंक ने, तो वो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस समझी जाएगी, ना कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स।
फिर द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू द डिविडेंड, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि डिविडेंड मिल रहा होता है। डिविडेंड क्या होता है? शेयर होता है। आप लोगों ने, चार लोगों ने से, कि इसको दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चार लोगों ने ना सोचा कि एक बैंक के पास जाते हैं, ठीक है, ये चार लोग हैं, इनके पास पैसा था एक्स्ट्रा, इन्होंने कहा कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तो ये एक बैंक के पास चले गए, ठीक है, एचपीएल बैंक है। एचपीएल ने कहा कि भाई आप चारों के पास पैसा है, मेरे पास स्किल्स हैं, मैं आपके पैसे को ना सही से मैनेज करूँगा, तो अपने सारे चारों लोग ना अपने पैसे ले आओ, शायद ये भी थोड़ा सा पैसा डाल दे, एक पूल बना लेते हैं, एक फंड बना लेते हैं, उसके अंदर ये सारे पैसे रखते हैं। उसके बाद ये बैंक जो है इस फंड में से पैसे निकाल कर ना डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर। अब इसमें से जो जो फ़ायदा होगा वो इस फंड के अंदर फ़ायदा आता रहेगा। अब इस फंड से जो फ़ायदा आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे हो रहा होगा? इसके जितने भी मेंबर्स हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, बैंक को भी मिल रहा होगा। अगर बैंक को इस फंड में से कोई डिविडेंड मिला जो कि एक्चुअल में क्या था? इंटरेस्ट इनकम थी, जो इसने कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो वो इंटरेस्ट इनकम इसकी क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस है। Therefore, dividend received by a bank from mutual fund interest income is treated as income from business of bank, not as not as considered as dividend. तो चाहे कि ये डिविडेंड डिविडेंड फंड के तो डिविडेंड की सूरत में ये मिल रहा है बैंक को, लेकिन ये इंटरेस्ट इनकम ही समझी जाएगी। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन है, आपने खुद इसका आंसर जो है, आपका होमवर्क है, आपने इसका आंसर खुद सोचना है। एक्सप्लेन करनी है आपने टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट इन वेरियस सिचुएशंस। डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर आपने सोचना है कि प्रॉफिट ऑन डेट अगर किसी को मिल रहा है तो उसकी टैक्स की क्या ट्रीटमेंट है। आपके आसानी के लिए रेफर कर दिया है सेक्शन 18 का 2, 3 और 4 पॉइंट, तो इसको आपने पढ़ना है, इसको क्वेश्चन का आंसर उसके हिसाब से आपने करना है। अच्छा, अब डिडक्शंस की बात कर लेते हैं। अच्छा, डिडक्शंस की जब हम बात करते हैं तो आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं ये। इनकम की ही इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ तक ही लिमिट रखते हैं अपने आप को, तो थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा, तो उस टाइम में आपने जितने भी इनकम से रिलेटेड हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसको अच्छे से समझना है आप, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिडक्शंस पे बात करेंगे। आज के लेक्चर में हमने इनकम पे बात की है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।